जा रहे थे प्रोसेसर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, कोई चीज अगर वो समझ में नहीं आई हो कि भाई क्या है प्रोसेसर, क्या है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सही है। तो प्रीवियस क्लास वी डिस्कस के कंप्यूटर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो ये सब चीजें तो हमें प्रीवियस क्लास में हमने देख ली थी। कल से हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इट टेक्स टाइम, बहुत ज्यादा है, बहुत डेप्थ है, और इसमें सिजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज की बेसिस पे काम कर रहे होंगे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ यार अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ बताओ क्या कह रही है आप? सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, आपने एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर बताया था, उसमें डिफरेंस मुझे समझ आ गया था, पर पॉइंट टू पॉइंट मुझे पूछना था ताकि मैं नोट कर लूं सर, याद करने में वो आसानी हो जाएगी। क्या कह रही हो, क्या बताऊं? एनालॉग और डिजिटल का क्या बताऊं मैं आपको? सर एनालॉग और डिजिटल आपने इसमें डिफरेंस कल क्लियर किया था, वो मुझे समझ आ गया, पर इसको पॉइंट टू पॉइंट मुझे समझना है ताकि मैं उसको नोट डाउन कर लूं और दोबारा जब रिपीट करूं तो मुझे याद रहे। सिंपल सी बात है, की पॉइंट ये है कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, लाइक टेम्परेचर, जो आपका थर्मामीटर होता है घर पे, वो हमारे पास है। बाइक्स में जो स्पीडोमीटर होता है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, और जो डिजिट्स को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, क्लियर? लाइक कैलकुलेटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये डिजिटल कंप्यूटर, और जो इनका कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, सही। जी जी। और बताएं। सर बाकी क्लियर है। ठीक है, और चैलेंज स्टार्ट करते हैं, दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट हो गए इसलिए कि 1 घंटा होता है, उसी में ही हमारे पास है। क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे होते हैं, जिनके पास चैट बॉक्स पे नहीं है वो जरा ट्राई कर ले थोड़ा सा। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कभी हो जाता है, नोट करना पड़ेगा। अभी पीडीएफ का हमें नहीं पता, ये आईसीएमए वाले सारी नेट के खुद ही कर रहे होते हैं पीडीएफ, और आपको वॉइस भी ये भेज रहे हैं, तो ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस इन्हीं की है। तो इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ लिखते जाए, मैनेज करते जाए। मेरा लेक्चर सुनिएगा आज के लिए, ठीक है। वी स्टार्टेड। कंप्यूटर हार्डवेयर में 4 चीजें थी: प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। क्लियर? Tomorrow we started that we say that what is the processor, and we say that कि importantly चीजें मैंने कुछ लिखवाई थी। CPU consists of one or more chip. We say that processor और CPU सेम होते हैं, क्लियर? CPU और प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर को ही CPU कहते हैं। Read my line. The CPU consists of one or more chip attached to computer main motherboard. The processor is also called CPU. It manages all devices and perform the actual processing of data. Clear? The processor is also called CPU. It manages all the devices and perform the actual processing of data. जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कल हम ये आपको बात बता रहे थे कि जब आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले उसका इंजन देखते हैं, बाइक लेते हैं तो उसका इंजन देखते हैं, क्लियर? सेम इसी तरह जब कंप्यूटर लेते हैं तो उसका प्रोसेसर देखते हैं, उसकी रैम नहीं देखते। बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई लैपटॉप खरीदना है, कौन सा खरीदो जिसकी भाई रैम जो हो वो 4 GB हो। भाई रैम का इफेक्ट जब होगा जब आपका प्रोसेसर अच्छा होगा। The procedure that transform raw data into useful information is called processing. This function is divided between the computer, processor and memory. जब कंप्यूटर पे डेटा दिया जाता है तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। जिस तरह आईसीएमए है, तो आईसीएमए में आप अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट जैसे ही आप देंगे तो आपका डेटा प्रोसेस किया जाएगा। फेसबुक है तो फेसबुक का डेटा प्रोसेस किया जाएगा। तो रिमेंबर, डेटा को प्रोसेस करना यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग कहते हैं, और ये
दो चीजों में डिवाइड होती है, एक कंप्यूटर की मेमोरी और दूसरा प्रोसेसर। लेकिन याद रखिएगा कि एक्चुअल डाटा को प्रोसेस जो करता है वो ऑलवेज प्रोसेसर ही होता है आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो प्रोसेसर वर्क करता है, जो हमारे पास कैलकुलेशन को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि भाई जब भी हम मोबाइल लेने जाते हैं तो आजकल सबसे पहले आया है कोई कौन सा मोबाइल लेना है, कोई कह रहा है ड्यूल कोर, कोई कह रहा है ऑक्टा कोर, कोई कह रहा है पेंटा कोर। तो ये कोर क्या है, यहाँ मैंने भी आपको शो किया है। अगर हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो कोर i3, कोर i5, कोर i7, कौन सा बेटर है, और बेटर है तो क्यों है? क्लियर? My question is that कि Core i3, Core i5 और Core i7 में कौन सा प्रोसेसर बेटर है एंड व्हाट इज द रीजन? चलें, शाबाश, क्वेश्चन आंसर पे आ जाए, मुझे बताएं, गिव मी द आंसर कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? शनिवार चैट पे मुझे बताएं, क्वेश्चंस चैट पे। Core i7, कोमल क्यों Core i7 ही क्यों? Anyone else? Why Core i7? What is the reason? Anyone else? पूरी क्लास में से क्यों? मल्टीपल प्रोसेसर ज्वाइन टुगेदर, Core i3 में भी होते हैं, Core i7 ही बेस्ट क्यों है? मेरी क्वेश्चन फिर वही है, Core i7 ही क्यों, Core i5 ही क्यों? व्हाट इज द रीजन? प्रोसेसर लिया कौन सा जाए? हैवी चिप होती है, रॉन्ग रॉन्ग। किसी ने भी मुझे राइट आंसर नहीं दे रहा, कोई भी। सर इसकी स्पीड क्यों? रीजन वाई वी आर यूजिंग दैट Core i7? देखिएगा, अब मेरी बात सुनना है, आपने समझना है। प्रोसेसर तो सबको ही पता है। अगर मैं एक शॉप पे जाता हूं और मैं कहता हूं शॉप वाले को कि भाई मुझे प्रोसेसर चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए और Core i7 चाहिए, क्लियर? Core i7 चाहिए। वो आया, उसने कहा भाई ये ले Core i7 है, जबरदस्त है। मैंने कहा कितने का है? He says that 18,000 रुपीज का Core i7 है। 18,000 यार, Core i7 तो लेटेस्ट है, 80,000 का, जबरदस्त होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 18,000 का दे रहा है, कहीं खराब ही ना हो। दूसरी शॉप पे चले गए, मैंने कहा भाई Core i7 चाहिए HP, उसने कहा 30,000। अच्छा यार, एक 18 का दे रहा है Core i7, एक 13 का दे रहा है। तो पहले तो Core i7 है क्या, ठीक है? पहला रिमेंबर, नेक्स्ट स्क्रीन है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है? कॉपी पेन लेके रखा करें सामने, मेरी स्लाइड की पिक ले लिया करें, जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखा करें, नोट्स बनाया करें उसके। दुनिया में जब प्रोसेसर लॉन्च हुए तो सबसे पहले Pentium 1 था, उससे भी पहले था XT80 था, फिर Pentium 1, फिर Pentium 2, फिर Pentium 3, फिर Pentium 4। क्लियर? आजकल जितनी भी हम जनरेशन यूज कर रहे हैं प्रोसेसर की, वो Pentium 4 है। और Pentium 4 की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 1.6 से लेकर 3.2 गीगाहर्ट्ज होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोसेसिंग की स्पीड कैसे मेजर्ड होती है, तो प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है आपके पास, ठीक है? प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है आपके पास। सबसे पहला काम ये है कि जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ, ठीक, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ट्राई करता हूँ, पेन नहीं है मेरे पास डिजिटल, लेकिन फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट कि भाई कोई ना कोई थोड़ा बहुत आपको समझाया जा सके। पेन ले रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो उसमें एक ही मदरबोर्ड पे, दिस वन, मदरबोर्ड पे एक ही प्रोसेसर होता था, दिस वन, बट ओनली द वन प्रोसेसर। और उस प्रोसेसर की स्पीड हमारे पास 1.6 से लेकर 3 पॉइंट कहां तक होती थी? 2 तक होती थी, दैट इज 3.2। तो मैक्सिमम 3.2 आपके पास प्रोसेसर परफॉर्म करता था। ये हमारे पास पहला था Pentium 4। तो ये जो हमारे पास वर्क है, ये Pentium 4 हमारे पास काम करता था, इसकी स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज होती।
फिर जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती चली गई, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि भाई कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा हो गई है, गेम ज्यादा हो गई है, तो हमने एक और सिस्टम लॉन्च किया दैट इज सेट टू बी आर ड्यूल कोर। ठीक है, वी ऑलवेज लॉन्च अनदर सिस्टम दैट इज सेट टू बी अ ड्यूल कोर। ड्यूल कोर टोटली डिफरेंट था। ड्यूल कोर में क्या था कि अगर ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है तेरा मेरा, लेकिन फिर भी ये मदरबोर्ड है, तो इस पे दो प्रोसेसर अलग अलग लगा दिए गए, दैट इज प्रोसेसर 1 एंड दैट इज द प्रोसेसर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया है, एक अगर 3.2 कर रहा है तो दूसरा भी 3.2 कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कितने हो गए, 6.4। तो ड्यूल कोर, दिस इज द ड्यूल कोर, दिस वन इज द ड्यूल कोर। ड्यूल कोर में हमारे पास क्या है कि हर मदरबोर्ड पे अलग अलग प्रोसेसर लगा दी गए। ड्यूल कोर का मतलब है दो, ड्यूल का मतलब ये होता है, जिस तरह आजकल मोबाइल जब आ रहे हैं तो ड्यूल प्रोसेसर का मतलब ये है कि दो प्रोसेसर हमारे पास है। ठीक है, तो ड्यूल कोर में एक मदरबोर्ड पे दो प्रोसेसर होते थे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होना शुरू हुआ कि मदरबोर्ड का साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया। मदरबोर्ड जो लैपटॉप थे या डेस्कटॉप थे वो छोटे होने के बजाय बड़े होने शुरू हो गए। अगर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, क्वाड लगा हुआ है, एक्टा लगा हुआ है, तो भाई हो रही है, ऐसे सर्वर्स भी आते हैं जिनमें 4 8 प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड सबसे पहले पेंटियम 4 से स्टार्ट हुआ जिसमें एक मदरबोर्ड पे एक ही प्रोसेसर था, फिर ड्यूल कोर हुआ जिसमें एक मदरबोर्ड पे दो प्रोसेसर थे। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुई जो आजकल हम यूज करते हैं, दैट इज द कोर टू ड्यूल। कोर टू ड्यूल क्या था कि एक ही मदरबोर्ड पे ये वाला मदरबोर्ड है हमारा, उस पे एक प्रोसेसर लगाया जाए, वन प्रोसेसर लगाया जाए जिसके अंदर दो चिप हो। इसके अंदर देखने में वो वन प्रोसेसर हो लेकिन स्मॉल चिप हो, दो चिप, और ये दो चिप जो हो वो दो प्रोसेसर हो। क्लियर, देखने में ये प्रोसेसर वन ही हो, दैट इज द वन प्रोसेसर, एक ही है। जब आप प्लेस करेंगे तो एक ही होगा, छोटा साइज उसका एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर दो स्मॉल चिप लगी होंगी, दैट इज द ड्यूल कोर। क्लियर, कोर टू ड्यूल, सॉरी, दैट इज द कोर टू ड्यूल, दैट इज द मेन डिफरेंस। तो मेक इट वेरी क्लियर कि पेंटियम 1 में एक मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर, ड्यूल कोर में एक मदरबोर्ड पे मल्टीपल प्रोसेसर, और कोर टू ड्यूल का मतलब ये है कि एक चिप के अंदर दो छोटे, जिस तरह एक घर होता है, मगर भाई एक घर है उसके 3 फ्लोर है, घर का 280 का एक प्लॉट है, उस पर 3 घर बना दे, आप 3 फ्लोर बना दे, तो वो एक ही घर होगा लेकिन 3 फ्लोर होंगे। द सेम प्रोसेसर एक ही होगा लेकिन उसके अंदर मल्टीपल चिप होंगे। अभी गूगल से अगर आप सर्च करेंगे, गूगल से भी आपको एक पिक्चर शो कर दूंगा तो वो आपको नजर आएगा कि किस तरह से वर्क कर। फिर अगर कोर i3 की बात की जाए तो कोर i3 का मतलब क्या है, एक प्रोसेसर में 3 चिप। कोर i5 एक प्रोसेसर में 5 चिप। कोर i7 एक प्रोसेसर में 7 प्रोसेसर। क्लियर, एक प्रोसेसर में 7 प्रोसेसर। तो भाई जो 7 प्रोसेसर होंगे वो ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे, 5 प्रोसेसर उससे कम होंगे, 3 उससे होंगे, तो इसलिए हम कोर i7 को करते हैं। कोर i9 भी हमारे पास आया हुआ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम इंटेल की नॉर्मली बात कर रहे हैं ताकि जो सबको पता हो हम उसी को यूटिलाइज करें। तो वाई कोर i7 के उसके प्रोसेसर के अंदर 7 डिफरेंट प्रोसेसर होते हैं, याद होगा ना, ऑक्टा कोर, पेंटा कोर, ड्यूल कोर। तो मोबाइल की कॉस्ट बढ़ती है जितने प्रोसेसर ज्यादा होते हैं। कोई प्रोसेसर वीजीए के लिए है, कोई गेम्स के लिए है। आपने देखा होगा अगर आप पुराना मोबाइल ले लें तो पबजी नहीं चलता, पबजी चलाने के लिए आपको हाई प्रोसेसर चाहिए। क्लियर, तो प्रोसेसर कोर i7, कोर i5, कोर i7। तो आजकल हम कोर i5 को प्रीफर करते हैं, दिस वन इज प्रीफर। लेकिन अगर आप नेट पे देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी भी अब खत्म हो गई है। उसके लिए हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी है वो है कोर i3M, कोर i5M और कोर i7M। M इज द मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेसर का साइज और कम हो गया। आपने देखा होगा मोबाइल, ठीक है, एप्पल का जो मोबाइल है या फिर नोट 9 है, इसी तरह आप
एप्पल का हमारे पास डिफरेंट है, उसके अलावा सैमसंग के, तो साइज कम हो रहा है, उनकी एबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। एक मोबाइल तो इंटेल वालों ने भी यही किया कि अपने प्रोसेसर के साइज को मजीद रिड्यूस करके मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए। तो जो अब आपको मोबाइल मिलेंगे, जो लैपटॉप मिलेंगे, वो Core i7M लेटेस्ट मिलेगा आपके, ठीक है। यहां तक नोट कर लें, चीजें थोड़ी सी समझ लें, और जो चीज है वो मुझसे पूछना है तो पूछ लो। रहीम, ये अनम्यूट का जरा मुझे ऑप्शन कुछ एक्टिव करवाओ, मेरे पास अनम्यूट नहीं हो रहा। बच्चों का हैंड रेस करते हैं तो मैं अनम्यूट नहीं कर सकता उनको। प्लीज जरा देख लो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो। उसके बाद ये आयशा ने हैंड रेस किया हुआ है लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहा मैं उसको। तो जरा चेक कर लो कि क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। सही है भाई, जब तक अनम्यूट नहीं हो रहा है तो भाई क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, मजबूरी है। यहां से मैं देख लेता हूं। प्रोसेसर के अंदर ही कोड होते हैं। रुक जाए, ऐसा करें, 1 मिनट वेट करें, मैं गूगल से आपको एक पिक्चर ढूंढ के दिखाता हूँ ड्यूल कोर की और डिफरेंट कोर की। 1 मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है। मैं आपको वहीं शो करता हूँ, स्क्रीन शो करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया है ये तो इम्पोर्टेंट है, यही रखिएगा इसको, ठीक है। नोट कर ले आप, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है वही आपने परफॉर्म करना है। एक मिनट वेट करें। मैं आपको कुछ इमेज शो करूंगा, ठीक है। जरा देखिएगा, जेन में रखिएगा। शेयर कर रहा हूँ आपसे, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी प्रोसेसर की। ये मैंने अभी लिखा है ड्यूल कोर। सबको आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? अगर ये वाली पिक्चर देखें, ये वाली पिक्चर देखें, देखने में ये एक प्रोसेसर है, क्लियर? देखने में एक प्रोसेसर है, बट रिमेंबर कि उसके अंदर कितनी कोर है? 1 and 2 कोर्स है। ये आपको नॉर्मल नेट पे मिलेगा, सही। यहां देखें, डिफरेंट आपको नजर आ रहे होंगे। देखने में एक प्रोसेसर है लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर है। क्वाड कोर वर्सेस ड्यूल कोर, क्लियर? क्वाड कोर में 4 होंगे और ड्यूल कोर में हमारे पास इसी तरह एक चिप के अंदर छोटे छोटे अलग अलग प्रोसेसर होंगे। और वो देखने में, अगर आप यहां देखें तो सामने प्रोसेसर 1 ही है, ये इंटेल है। कोर टू ड्यूल, कोर टू यू, क्लियर? यहां आपको नजर आएगा ड्यूल कोर। तो ये आपको बिल्कुल स्पेसिफिकेशन नजर आएगी जो कि हमारे पास डिफरेंट कोर्स की बेसिस पे। तो आप नेट पे इनको सर्च कर सकते हैं। इंटेल के प्रोसेसर को जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरीके से आपकी पिक्चर्स आ सकती हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो मैं समझा रहा हूं उसी तरीके। यहां देखें, ये वाली पिक्चर देखें, वो भी आपको ये बता रहा है कि भाई प्रोसेसर है, सीपीयू है, सीपीयू 1, सीपीयू 2, और उसके बाद उसकी बसेज है। तो कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक लेवल मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आगे आप और पिक्चर देखेंगे, टाइम इतना नहीं होता, 1 घंटा होता है, तो मैं फिर ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता। आपको बहुत सारी पिक्चर नजर आएंगी जिसमें आपको डिफरेंट प्रोसेसर्स नजर आ रहे होंगे। कहीं कोर है, ये देखें अलग अलग नजर आ रहा है, 5, 6, 7, ये आपको डिफरेंट पे नजर आएगा, ठीक है। दोबारा हम जा रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब देख लें, आप कोई चीज है तो वो पूछ लें, क्लियर? आज का लेटेस्ट क्या है? Core i7M। M जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी, M जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी। Core i7M और M में डिफरेंस ये है, सेम उसी तरह कि अगर आप नोट 5 ले लो और नोट 8 ले लो तो भाई नोट ही है, लेकिन 5 और 8 में परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस है, कैपेबिलिटीज का भी डिफरेंट है, प्रोसेसिंग का। तो 7 उससे पुरानी जनरेशन का था, लेटेस्ट वन जो है वो M है।
पेंटियम मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग होती है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज तक होती है आपके पास। सही है भाई, डन। तकरीबन सबको मैंने वही वाली चीजें जो वो पूछ रहे हैं वही वाली चीजें मैंने बताई हैं, तो देख लें आपके पास। क्लियर है यहां तक? ठीक है। 4i7 आई, ठीक है, i3 3 प्रोसेसर, 5 7, आगे फिर थ्रेड भी है। अभी मैं बेसिक लेवल बता रहा हूं तो मैं फिर इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बस उतने ही को फिलहाल समझिएगा आपके पास। क्लियर है यहां तक सबको? तो ये हमारे पास सिर्फ प्रोसेसर था। मेरा अगेन क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एक शॉप पे जाता हूँ तो शॉप पे मैं कहता हूँ भाई सर ने बोला था कि आपको बोला भाई साहब चले गए शॉप पे, आपने कहा सर ने बोला Core i7 चाहिए, Core i7 लेटेस्ट है, वो दे दो। एक बंदे ने बोला कि 18,000 का है, दूसरे शॉपमैन ने कहा कि भाई 18 का नहीं है 30 का है। अब एक शॉपकीपर Core i7 HP का 18,000 का दे रहा है, सेकेंड Core i7 आपको दे रहा है कितने का, दैट इज 30,000। आप अगले शॉप पे चले गए, आपने कहा कि यार वो तो एक 18 का दे रहा है, 30 का दे रहा है, Core i7 चाहिए HP का, he says that 45,000। यार अजीब बात है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं प्राइस ही बढ़ रही है, व्हाट इज द रीजन? सब Core i7 दे रहे हैं, सबकी प्राइसेस डिफरेंट है, व्हाट इज द रीजन? शाबाश, चैट पे बताएं व्हाट इज द रीजन। शाबाश, ठीक है, खबर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही है। और शाबाश मुनीब, ठीक है मेरा बेटा। कंपनीज के डिफरेंस नहीं है, जनरेशन का डिफरेंस है, क्लियर, इंपॉर्टेंट। जिस तरह मोबाइल की जनरेशन है, मतलब नोट 5, नोट 4, नोट 6, नोट 7 नहीं लेना, अब लास्ट हो जाता है, नोट 8, जिस तरह जनरेशन बढ़ती चली जाती है पैसे भी बढ़ते चले जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो टुडे वी गो फॉर द जनरेशन के जनरेशन क्या होती है, देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड मेरी जनरेशन है, ये जनरेशन है। जिस तरह मोबाइल की जनरेशन है, याद होगा जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? हाँ भाई, मोबाइल का सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की भी जनरेशन है, क्या? सारे खाने पीने की चीजें एंड्रॉइड के नाम पे, लॉलीपॉप, किटकैट, क्लियर। उसके बाद मार्शमैलो, जेली बीन, जबरदस्त है, और टाइम में खाए हुए यही एंड्रॉइड का वर्जन यूज करते रहे। इन द सेम वे हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशंस भी हैं, ये नाम लिखे हुए हैं, ब्लूमफील्ड, वेस्टमेयर, सैंडी ब्रिज, हैसविल, ये जनरेशंस है, सारी Core i7 की जनरेशंस है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड में डिफरेंस है, क्लियर, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड में डिफरेंस है। जो 2006 से लेकर 2015 और अपने 2018, 2020 7th एडिशन आपके पास है, बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने पुरानी पिक्चर ली है, नेट से आप जनरेशन देख सकते हैं। जिस तरह मैं ढूंढ रहा था गूगल पे, जो मैं आप समझा रहा हूँ आज आपसे, आप लिख के चले जाएंगे, आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आती चली जाएगी। जस्ट नॉलेज चाहिए, कोई रट्टा नहीं है, कोई याद नहीं करना, कोई नाम याद नहीं करना, सिर्फ नॉलेज है। पहले जो प्रोसेसर थे, फॉर एग्जाम्पल हम पहले को देखें कि अगर 1000 इंस्ट्रक्शन, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 1000 इंस्ट्रक्शन 65 नैनो सेकेंड में परफॉर्म होती थी, तो वही अब 1000 इंस्ट्रक्शन 40 नैनो सेकेंड में परफॉर्म होती है। तो जितनी जनरेशन हाई होती जाएगी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ती चली जाएगी।
एक मिनट वेट कर। ये आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम। जी सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ बस सही है। मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन दोबारा से, वहीं से हम वर्क करते हैं। प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए तो मैं एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। शेयर दोबारा से मैं वहीं से लेके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। सॉरी वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ तक ठीक है। शिफ्ट आपका तो हम यहाँ तक पहुंचे थे एंड वी से दैट कि जो कंप्यूटर की जनरेशन वो डिफरेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हमें जो 18,000 का दे रहा था, जो मार्केट में मिलता है, कोर i7 मिलता है, वो सेकंड जनरेशन होता है। क्लियर? आपके लैपटॉप के ऊपर यहाँ एक नंबर देखें, ये नंबर लिखे हुए 26। अगर लैपटॉप के ऊपर जो नंबर हो वो 26 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो सेकंड जनरेशन है, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड जनरेशन है। लेकिन नंबर चेंज भी होते हैं। तो जो आपने लैपटॉप खरीदना हो, वो अगर उसका फ्रंट पैनल ओपन करें तो सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो किस जनरेशन से है। लेकिन अगर नहीं पता तो आजकल टेक्नोलॉजी, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल का जो बैक नंबर होता है वो लिख के आप बता देखें कि कौन सी जनरेशन है। लेकिन बहुत आसान सा काम है कि उसकी स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा होता है, वो जनरेशन को शो करता है आपके पास। ठीक, तो कोशिश ये करनी है आजकल अगर किसी को लेटेस्ट अगर लेना है तो कोर i7 5th जनरेशन से नीचे ना लिया जाए, इसलिए कि आगे आने वाले में दौर में आपको ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए, गेम्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो उनके लिए 5th जनरेशन ज्यादा कैपेबल है। Yeah, done. Good. यहां तक आप प्रोसेसर में से अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी कहीं जरा देखना, अनम्यूट नहीं कर सकता मैं बच्चों को, तो मेरा क्वेश्चन लेना जरा मुश्किल हो जाता है। चैट पे जरा तो प्लीज जरा चेक कर लो कि कैसे अनम्यूट करना है उनको, कैसे मैं चेक करूंगा, या मेरे पास अनम्यूट का ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है। जी कौन सा पॉइंट बताओ मैम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। काशिफ बोलो क्या कह रहे हो? नो सर, नो। ठीक है, हैंड डाउन कर दो तुम। वदिया सर ये लास्ट वापस रिपीट कर दें प्लीज। क्या चीज? हमने ये कहा कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपको लैपटॉप खरीदना है उसकी जनरेशन कौन सी है। आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जितनी जनरेशन हाई होगी उतनी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगी। लाइक अगर आप एक बाइक लेते थे पहले होंडा 70, तो 70 किलोमीटर तक जाती है, होंडा 125, फिर आजकल आपने देखा होगा होंडा 200। तो इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह जितनी जनरेशन बढ़ेंगी उतनी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज होगा। तो अपने लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर की तरफ जाना है। ओके थैंक यू सर। हाँ आयशा, निमरा, बाकी उनको जरा म्यूट कर देना। जी आयशा, निमरा क्या क्या कह रहे हैं? सर सही आपका है। आवाज सर? क्या? जी 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 सर कोर i3 में आपने बताया था कि प्रोसेसर होगा और उसके अंदर नंबर ऑफ चिप्स होंगी, जी या फिर बिल्कुल
मतलब देखिए प्रोसेसर एक्चुअल तो प्रोसेसर 2 होंगे या 3 होंगे, लेकिन देखने में वो एक प्रोसेसर होगा, या चिप जो नजर आ रही होगी ना, जिस तरह हमने आपको गूगल पे पिक्चर शो की थी, तो देखने में वो एक प्रोसेसर होगा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे प्रोसेसर होंगे एक्चुअली, जिनको हम कोर कहेंगे। जिस तरह एक घर है, अब वो घर एक फ्लोर का भी बन सकता है और वो घर 3 फ्लोर का, तो एरिया उतना ही कवर करेगा। तो जब हम प्रोसेसर प्लेस करते हैं तो देखने में वो एक प्रोसेसर लगेगा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे कोर्स होंगे जो सेपरेट प्रोसेसर होंगे, और जनरेशन उन्हीं की होंगी। और उन्हीं की जनरेशन होंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। ये है काशिफ, लतीफ, तलहा, इनको जरा देख लो क्या कह रहे हैं। क्या काशिफ? हेलो सर। हाँ हाँ बेटा। वो इस्लामाबाद के स्टूडेंट भी आपके पास है इधर? जी इस्लामाबाद के स्टूडेंट भी आपके पास है इधर? बेटा ये मुझे नहीं पता, ये तो एडमिन को पता होगा, लेकिन अभी तो जो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, बाकी फिर एडमिन से कंसल्ट। नहीं बस ठीक है सर, लेक्चर से। ठीक ठीक है। हाँ बेटा, हाँ काफी हो गया मेरा ख्याल है, आसान ही है, ज्यादा नहीं है। बाकी जो मैंने नंबर दिया था तो मुझसे पूछ लेना। और जो ग्रुप बना हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा किसने ग्रुप बनाया, प्लीज वो नंबर एक ग्रुप कोई अच्छा सा बना लो जिसमें सब हो हमारे पास। हाँ लेटेस्ट स्कोर आई 9 भी है बेटा, लेकिन वो जो अभी लोगों को पता नहीं है जो पाकिस्तान में, तो मैं उतना ही समझाता हूँ जितना फिलहाल हजम हो जाए। आगे बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थ्रेड तक मैंने नहीं समझाया मुनीब, तो मैं सिर्फ उतना कोशिश करता हूँ जितना आसानी से फिलहाल आसानी शुरू की क्लासेस में समझ आ जाए। बाकी आप लोग वेब पे जाके सर्फिंग कर सकते हो, माशाल्लाह सब चीजें आजकल अच्छी खासी तुम लोग ढूंढ रहे हो, तो कोशिश करो कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको नेट पे जाके पढ़ लो, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लिया। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर? सही है, चैलेंज। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, मेमोरी। क्लियर? लिख लीजिएगा, पहले तो मेमोरी की डेफिनेशन है और फिर टाइप ऑफ मेमोरी है। पहले मेमोरी की डेफिनेशन है और फिर टाइप ऑफ मेमोरी है। Memory is a set of chip attached to a computer motherboard। देखें, मोबाइल लेने जाते हैं आजकल, अच्छा भाई कौन सा मोबाइल है? ड्यूल कोर। क्या स्पेसिफिकेशन है भाई? 432 है, 432। ये 432 क्या है? 464, 4128। रैम एंड रोम, दो किस्म की मेमोरी होती है, दोनों इंटरनल बिल्ट है। पहले मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता था, अब 128 तक तो नॉर्मल आपको मोबाइल मार्केट में आसानी से नॉर्मल मिल जाएंगे, स्पेसिफिकेशन बढ़ती भी जा रही है। 4 क्या है, 32 क्या है, 64 क्या है? एक रैम है और रोम है, दोनों मेमोरी है। याद रखिएगा, मेमोरी इज अ सेट ऑफ चिप अटैच्ड टू अ कंप्यूटर मदरबोर्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेरी और परमानेंटली। अब मैं दो अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर एक चिप है, मेमोरी एक चिप है जिसमें डाटा टेम्परेरी भी स्टोर होता है और परमानेंट भी स्टोर होता है। कैसे एग्जांपल दूं कि टेम्परेरी कैसे स्टोर हो रहा है और परमानेंट कैसे स्टोर हो रहा है? हाँ भाई, एनीवन? टेम्परेरी कैसे स्टोर हो रहा है? क्वेश्चंस आंसर में आई वांट दैट वन, कि भाई मुझे आप बताएं कि टेम्परेरी कैसे है। नहीं, मल्टीपल विंडोज नहीं है। हार्ड डिस्क पे जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन यहाँ तो हार्ड डिस्क की बात ही नहीं कर रहे हम। परमानेंट बैकअप हार्ड डिस्क पे, एंड्रॉइड की फाइल हार्ड डिस्क। अच्छा भाई, नहीं, कोई भी ठीक नहीं बता रहा। टेम्परेरी मेन एंड्रॉइड फाइल नहीं। मेरा क्वेश्चन अगेन है कि मैं कैसे एग्जांपल दूं कि मेमोरी टेम्परेरी या परमानेंट है। क्लियर?
सुनिएगा, समझिएगा, आज बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। मेमोरी इज सेम लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। क्लियर? ह्यूमन ब्रेन के दो ही काम होते हैं, एक टेम्परेरी डाटा स्टोर करना, एक परमानेंट डाटा स्टोर करना। क्लियर? बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि सलमान खान की मूवीज कौन कौन सी हैं, आमिर खान की मूवीज कौन सी, आप कहेंगे यार सर ये मूवी है, क्यों? आपका इंटरेस्ट था परमानेंट। परमानेंट इज दिस वन, मेमोरी में फीड हो गया। आप क्यों, आपका इंटरेस्ट था, आपने उस इंटरेस्ट से उस मूवी को देखा, उसके एक एक सीन को पूरी देखा। आमिर खान की ये मूवी हमारे पास आ गई भाई, दबंग किसकी मूवी है, सलमान खान ने दबंग 3 में क्या काम किया, एवरीवन नोस दैट। परमानेंट, बताने की जरूरत नहीं है। मेमोरी, ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी। टेम्परेरी, मेरा लेक्चर मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझा के गया, जैसी लेक्चर खत्म हुआ, उठे, ठंडी हवा लगी ट्रेन पे, कल दोबारा आके पूछ रहे सर वो कल जो समझाया था बता दे। टेम्परेरी। क्लियर? मेमोरी भी सेम, कंप्यूटर मेमोरी भी सेम है। एक में कुछ देर तक डेटा रहता है टेम्परेरी, और कुछ में परमानेंट होता है। ये दो हमने मेमोरी लिखी है। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। नीचे हमने डेफिनेशन दी है, याद रखना है। ये नहीं पूछता टेम्परेरी, ये पूछता है रैम इज वोलेटाइल। एग्जामिनर यही पूछता है। अभी मैं भी आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा तो आपने उसको फॉलो करना है। रैम इज वोलेटाइल which means it hold data only when the power is on. When the power is off, RAM content are lost. RAM is volatile, which means it hold data only when the power is on. RAM में जब लैपटॉप हैंग होता है या मोबाइल हैंग होता है, रीस्टार्ट करते हैं तो रैम के कंटेंट क्लियर होते हैं। जब तक लाइट रहती है डेस्कटॉप चलता है, लाइट गई तो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। अभी लॉस्ट हुआ था मेरे पास, लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया मेरा, तो मैं दोबारा से वापस होकर रीस्टार्ट किया, तमाम चीजें दोबारा लोड करनी पड़ी। क्लियर? तो रैम इज वोलेटाइल, इट मीन इट होल्ड डाटा ओनली व्हेन द पावर इज ऑन। व्हेन द पावर इज ऑफ, रैम कंटेंट इज लॉस्ट, विंडोज दोबारा होगी, एंड्रॉइड दोबारा बूट होगा, विंडोज में दोबारा पासवर्ड देना पड़ेगा, एप्लीकेशन दोबारा लोड करनी पड़ेगी। ये काम रैम में होता है आपके पास। तो रैम टेम्परेरी है, वोलेटाइल है, जब तक पावर लगी रहेगी इसमें डाटा आता रहेगा। जी, आप पूछ लें। ठीक है, अभी डिटेल में जा रहा हूं, मैंने डिटेल नहीं समझाई है, मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझाई है आपके पास। निम्रा क्या पूछ रही हो तुम? फिर हाथ, यस सर मुझे चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा। मैंने आंसर यही किया था पर प्राइवेट मैसेज में किया था क्योंकि मेरे पास चैट बॉक्स शो ही नहीं हो रहा है। आप जहाँ से पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं भी देख ही नहीं रहा, वहां बहुत मुश्किल हो जाता है चैट को देखना और लेक्चर देखना। आप पूछ लो जो है यहाँ। नहीं, आपने अभी क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं पहले ही, मतलब आपने इससे पूछा था अभी आपने क्वेश्चन के टेम्पररी और वो किस तरह से पता चलेगा, तो मैंने उसका आंसर किया पर मेरे पास चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको प्राइवेट मैसेज में किया। चलो कोई बात नहीं सर। एनीवन एल्स भाई? और कौन? ये जो काशिफ का भी हो गया। तलहा भाई, जरा तलहा को देखना, इसको म्यूट करो। और तलहा पूछो बेटा, क्या कह रहे हो? सर ये जो होती हैं इसकी रीड ओनली मेमोरीज में परमानेंट मेमोरीज होती हैं, तो वो कौन सी मेमोरीज होती हैं? मैं बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं गया, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक वोलेटाइल है, अभी वोलेटाइल, अभी तो और डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से आपको आज समझ में आएगा, जो मैं आपको दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हमने कहा रैम वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, और रोम नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है। कौन सी है वो आपने मुझे बताना है। परमानेंट कौन सी होती है? बहुत सारे लोग हार्ड डिस्क कह रहे थे, हार्ड डिस्क नहीं होता, हार्ड डिस्क स्टोरेज है, हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी नहीं है। क्लियर? वो आज आपको मैं समझाता हूँ यार। क्लियर? और सर इंटेलिजेंस मेमोरी भी तो एक होती है बीच में। ये सारी इंटरनल है, दोनों रैम रोम इंटरनल ही है।
नहीं इंटेलिजेंस मेमोरी जिसको हम बार फिर हमारे पास कैशे भी आ जाएगा, बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी। अभी हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं अपने टॉपिक को, याद रखिएगा। मैं पहले जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो बेसिक बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं, जिनमें बच्चों की नॉलेज इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जब मैं IT ऑडिट की तरफ जाता हूँ तो उनको मुझसे दोबारा नहीं समझाना पड़ता। तो यहाँ तक है आपके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और डेप्थ हमारे पास नहीं होती कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या परफॉर्म करना। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा प्लीज। रैम की कुछ फॉर्म्स हैं, सिम, SDR। आजकल आप यूज जो करते हैं अपने लैपटॉप पे वो DDR 1, 2, 3, 4। ठीक है, मेरी इस स्लाइड की पिक ले लीजिएगा, पिक्चर ले लें और बाद में एक नोट्स की सूरत में इसको लिखते रहिएगा। क्लियर? संख्या मैं देता हूं, टाइम हमारे पास कम होता है इसीलिए हम जरा सॉल्व करते हैं। फिर आज आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा तो मेरा ख्याल है कि आप खुद मुझे आंसर दे रहे होंगे। सिम पहले लॉन्च हुई, ये देखिए, ये डिफरेंट रैम की मैंने पिक्चर दी हुई है। सिम 1 MB, अच्छा लिखिएगा, सिम 1 MB होती थी, आजकल कितनी आ रही है भाई? 64 GB, 128 GB। सिम जब स्टार्ट हुई, जब कंप्यूटर में XT80 आया तो सिम होती थी जो 1 MB होती थी। क्लियर? देन डिम आई। डिम, सिम स्टैंड फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल। सिम स्टैंड फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल। फिर उसकी एडवांस फॉर्म आई डिम, ड्यूल इनलाइन, दो ड्यूल वर्क करता था। इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 4, 8, 16। ठीक है, 4, 8, 16। फिर हमने SD रैम लॉन्च की जो बहुत अरसे तक चलती रही, और आज जो पुराने लैपटॉप होते हैं उनमें SD रैम भी लगती है। ये स्टार्ट हुई उसी तरीके से 32, 64, 128 MB, ये सब MB है, 124 और 128 MB। फिर 256, 512 MB तक SD रैम। ठीक है, 1 MB, फिर 4, फिर 512 MB SD रैम, फिर DDR, डबल डाटा रेट। आजकल आपको DDR ही मिलेंगी, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ठीक है, फर्क क्या है? आखिर सब DDR ही है, तो याद रखिएगा फर्क है जनरेशन का। DDR4 6, 7 जनरेशन में, DDR3 5th, 4th जनरेशन में, DDR3 3, 4th जनरेशन में, DDR1 2nd, 3rd जनरेशन में। तो जिस तरह जनरेशन पीछे जाती जाएगी उस तरह से DDR की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड के साथ मैच होती चली जाएगी। जो लेटेस्ट वन है, जो लेटेस्ट जनरेशन है उसमें DDR4 लगता है, जो ओल्ड जनरेशन है उसमें DDR3 जनरेशन है। तो जो सबसे पुराना है तो जिसमें फर्स्ट या सेकंड जनरेशन है तो DDR1 भी लगता है और SD रैम भी लगती है आपके पास उसमें से। ठीक है, तो दीज आर द सम स्पेसिफिकेशन दैट वी यूज फॉर द पर्टिकुलर रैम। डिम 4 MB 8, 16 तक थी, बस इतना ही है। 16 तक मेरा ख्याल है। मैंने बोल के भी बातें की हैं जी है। हाँ, अब और नहीं है बातें, अब नहीं है। एक अपना साइलेंट कर देना प्लीज। कैसे किया था? हैं? कैसे किया था? बस मैंने, उन्होंने मुझे अनम्यूट किया मैंने। हाँ भाई, सही है। बाकी लोग लोअर हैंड कर दिए मैंने सबके। अब मुझसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ ले। यहां तक अतिया, ओके। फहीम जरा देखना, इनको अनम्यूट करना बेटा। हाँ बोलो बेटा अतिया। सर, रैम के टाइप्स है सिम, डिम और DDR1, 2, 3, 4।
टाइप है, मतलब ये जब लॉन्च हुई थी तो 6 आजकल DDR4 या DDR1 यूज होती है, तो सीक्वेंसिंग से हमने लॉन्च किया कि रैम ये होती है और ये उसकी स्पेसिफिकेशंस है। थैंक्स। सलमान को जरा देख लेना, सलमान का म्यूट कर देना। हाँ भाई सलमान, बेटा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है मेरी, बोलो। ये रैम का ताल्लुक जो होता है बेसिकली ये सिस्टम की स्पीड से भी होता है। यही बताया है कि जो लेटेस्ट जनरेशन है उनमें DDR4 लगेगी, ये नहीं है कि जो 6 जनरेशन वाला है उसमें DDR1 लगाओ। तो बिल्कुल प्रोसेसर की स्पीड के साथ रैम की स्पीड मैच हो रही है, तो मुख्तलिफ सेशन के मुताबिक हम उतनी ही प्रोसेसर में उतनी ही स्पीड की DDR लगाएंगे। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? क्लियर? चले, आपने मुझे थोड़ा से कुछ आंसर देना है। कितना टाइम रह गया हमारी लेक्चर में? 10 मिनट है अभी, गुड है। 1 मिनट होल्ड करिएगा, एक MCQs ओपन कर रहा हूं मैं। शेयर कर रहा हूं मैं, एंड यू गिव मी द आंसर। दिमाग यूज करना है थोड़ा सा। कल ये करवा रहा था क्वेश्चन, शो हो रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, Answer A. Yeah. जबरदस्त, माशाल्लाह, सारे अच्छे बच्चे हैं मेरे। मेजोरिटी से रॉन्ग। और से पढ़ना है, MCQs ऐसे ही होते हैं, नॉलेज बेस्ड है, यही सिखा रहा हूँ। ये जल्दबाजी नहीं करनी है। सर ऑल ऑफ दीज। D होगा। हाँ ऑल ऑफ दीज सर। गुड, सर डी शाबाश, है। वेरी गुड। देखिए वर्डिंग मैटर्स है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। हाँ भाई, वोलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी होती है, पावर ऑफ हो जाए जब भी जाएगी। इरेज व्हेन पावर इज इंटरप्टेड, फ्लक्चुएशन हो गया, जिस तरह घर में अचानक लाइट चली गई तो टीवी बंद हो जाता है। हाँ भाई ये भी है, इंटरप्ट होगा, कब बंद होके दोबारा स्टार्ट हुआ जब भी ऑफ हो जाएगा। नॉट इरेज, पावर लगी रहेगी जब भी इरेज नहीं होगा। एक ही वर्ड को 3 डिफरेंट वे से पूछ रहा है वो, क्या होगा? ऑल सर डी ऑफ। ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। तो रिमेंबर, आप लोगों को ये समझना है कि हमें MCQs कैसे सॉल्व करने, मतलब हमें नॉलेज चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए हमें। ये MCQs के लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके वर्डिंग मैटर है आपका। तो आपको समझ जब भी आएगा जब आपको चीजें पढ़नी आएंगी। आपको ट्रेन करूंगा कि आपने एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ये बहुत आसान नहीं होता। याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे मुश्किल पेपर MCQs बेस होता है। क्लियर? ACCA का पेपर, सिमा का पेपर ऑनलाइन जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, हर एक क्लियर नहीं कर सकता है। CA का पेपर ऑनलाइन होता है, हर एक क्लियर नहीं कर सकता, तो उसके लिए नॉलेज बहुत परफेक्ट चाहिए। 3 का बताएं। रैम स्टैंड फॉर आसान है, ठीक है। 3 का है ए है, चलो ठीक है, गुड हो गया। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जैसे जैसे लेक्चर चलता रहेगा वैसे वैसे मैं आगे चीजें बताता रहूंगा आपको। सही है भाई? क्लियर?
यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? क्लियर सबको? सर डुअल इन लाइन मेमोरी दोबारा आप क्लियर कर दें। ये नाम है डिम को ड्यूल इनलाइन मेमोरी कहते हैं। मतलब ये जो एब्रिविएशन है, पहले सिम था, डिम था, ये तो हमने एब्रिविएशन इसलिए रख दी है कि आपको पता हो, आप नेट से भी ढूंढ सकते हैं। पहले सिम था, फिर डिम था, फिर DDR1 से DDR4 था। जी पर सर मुझे ये टर्म तो मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? अगर आप DDR1 तो समझ आ गया, जनरेशन का डिफरेंस इसमें तो क्या सिर्फ है? नाम है, नॉलेज है। नॉलेज आपके पास जितनी परफेक्ट होगी उतना ही ज्यादा आपके पास। आगे चलते हैं। दिस वन, मेमोरी को मेजर करने के लिए आपने देखा होगा आपका इंटरनेट चलता है, इंटरनेट की स्पीड होती है, ठीक? यहां भी वही है। कुछ स्केल है हमारे पास कंप्यूटर का, कुछ स्केल है हमारे पास चीजों का कि कैसे मेजर करना है। दुनिया में स्केल बनाया गया है कि वन करेक्टर इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 करेक्टर, अगर एक करेक्टर है तो वो 8 बिट लेंगे। बिट का मतलब है जीरोस। डेटा हमेशा कंप्यूटर में 1 0 की फॉर्म में होता है। क्लियर? याद रखिएगा, डेटा हमेशा कंप्यूटर में 1 0 की फॉर्म में होता है। मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ए लिखता हूं या ए लिखता हूं, ठीक है, तो ए का जो कन्वर्जन होगा वो होगा 0 1 0 0 0 0 1। कितने बिट हो गए? जो इंडिविजुअल 1 होगा या 0 होगा वो बिट कहलाएगा। तो एक कैरेक्टर 8 बिट होगा और ये 8 बिट 1 बाइट के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान लिखते हैं PAKISTAN तो 8 कैरेक्टर है। जब आप फाइल का साइज देखेंगे तो वो 8 बाइट का होगा। क्लियर? तो जितने वर्ड की फाइल में जितने कैरेक्टर लिखते रहते हैं उसका साइज उतना बाइट इंक्रीज होता चला जाता है। ये हमने आपको कुछ स्केल दिया है, ठीक है? ये स्केल दिया है हमने कि 1 character is equal to 8 bit is equal to 1 byte। 1024 बाइट होते हैं तो 1 किलोबाइट है। 1024 KB होता है तो 1 मेगाबाइट है। अगर 104 MB होता है तो 1 गीगाबाइट है। फिर 1024 GB है तो टेराबाइट है। और आजकल टेराबाइट 1024 को पेटाबाइट कहते हैं। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है। और वैसे ही आजकल गैगा टेराबाइट तो अवेलेबल है, तो पीपल रिकॉग्नाइज दैट कि किस तरीके से। तो वो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होकर यहां तक आपके पास। सही है? क्लियर है? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? हाँ, जो टेम्परेरी होता है उसमें डाटा स्टोर नहीं होता है, सेव नहीं होता आपके पास। तो ये स्केल आप कोशिश ये क्या करें कि साथ साथ लिख लिया करें, वरना मेरे जो ये स्क्रीन है इसकी मोबाइल से पिक ले लिया करें और उसके बाद उनको एक नोट्स की फॉर्म में लिखा करें, ताकि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल हो। इसलिए कि जब भी पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर लॉस हो जाती है। तो आपके जब नोट्स बने होंगे मेरे लेक्चर बाय लेक्चर, तो आपकी कॉपी में वो नोट्स होंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सही है? एनीथिंग? चैट पे आ जाए, चैट पे कोई चीज पूछनी है आपको यहां तक मेमोरी से रिलेटेड? क्लियर है सबको? किसने रेज हैंड किया भाई? क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। निम्रा, अतिया, तुम लोगों ने, और किसने रेज हैंड किया है?
है मुझे, ये रहा। वाह, अभी बताओ, आवाज आ रही है मुझे? जी जी, हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी मुझे। भाई आती है? सर ये जो रैम जो डाटा लॉस हो जाता है तो बैकअप भी तो बनाते हैं ना फिर। क्या चीज, क्या दोबारा पूछो? जैसे रैम में ऑफ होने के बाद वो डाटा लॉस हो जाता है तो जो हाँ, है हम बैकअप वगैरह भी तो बनाते हैं ना। वो अलग है, वो हार्ड डिस्क में है, वो स्टोरेज की बात करेंगे, अभी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे लेक्चर में आपको नजर आएगा, थोड़ा सा 2-3 लेक्चर जब हमारे हो जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी नॉलेज डिफरेंस, इसलिए कि लोगों को तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि रैम रोम और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाएगा ये चीज, ठीक है? मीटिंग एंड करते हैं, तकरीबन टाइम हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करें कि कोई ग्रुप अपना अच्छे वाला बनाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ग्रुप कौन सा, व्हाट्सएप का क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे तो इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहा मैं बिल्कुल। सर मुझे बुक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी जी, सर इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट है? मैंने एक ही बताया था, बेस्ट की बात ही नहीं बताई हमने कहा सिर्फ एक ही मैनुअल खरीदना है, वो सिजा का मैनुअल है। 2018 हमने पीडीएफ अपलोड ग्रुप पे कर भी दी थी, एक बच्चे ने अपलोड की थी, बिल्कुल जबरदस्त था। तो सिजा का मैनुअल परचेज करना है 2018 या उससे सर ये 16, कौन सा ग्रुप बना हुआ है? पता नहीं, ML1 का कोई ग्रुप है, लेकिन आप तो लोग ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जी ज्वाइन कैसे करेंगे इसको? पता नहीं, मैं भी एडमिन नहीं हूँ। सर तो आप अपना फोन नंबर दे दें और स्टूडेंट से कहें कि वो आपको एडमिट बना दें। मैंने फोन नंबर अपना दिया था 0300-920-9065, कोई ग्रुप बना ले जिसमें मुझे भी एडमिन रख ले ताकि मुझे भी ऐड करना हो। 0300-920-9065, तो मुझे भी एडमिन बना दे। जो आपने ग्रुप बनाया उसमें मैं तो एडमिन हूँ नहीं, मैं किसी को ऐड ही नहीं कर सकता, सिर्फ मैसेज ही देख रहा होता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाकी जो बात हो वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।